हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। जीआईएस स्कूल कटुम्बर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 11th क्लास का पहला चैप्टर समुच्चय हमने स्टार्ट कर रखा है और समुच्चय में जो हम पढ़ रहे हैं वो 1.1 हमारा चल रहा है और 1.1 में कुछ सवाल हम यहाँ से कर भी चुके हैं और मैंने आपको एक छोटा सा काम बताया था कि आप भी इसी तरह के सवालों को करा करके देख सकते हैं। बिल्कुल आपने देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हों तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अलग से भी आप सॉल्व करा के देख सकते हैं, ठीक है भैया। हाँ, अब आप नेक्स्ट देखेंगे इसमें, जहाँ तक हमारा पिछली क्लास में हो गया था उससे आगे के क्वेश्चन अब आप देखेंगे। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, भाषा का चैप्टर है, तो थोड़ा सा भाषा पे आपको विशेष ध्यान देना है बेटा, ठीक है। हाँ, 5वां सवाल हमारा चल रहा था और 5वें सवाल में आपको बेटा समुच्चयों के सभी अवयवों को, सभी सदस्यों को सूचीबद्ध करना था। सूचीबद्ध कर दो या सारणीबद्ध कर दो, एक ही बात होती है बेटा। अर्थात आपको ये रोस्टर रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है जी। इसमें हमने 2 सवाल इसके कर लिए थे। पहला हमने किया था विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या में हमने कौन कौन से लिखे थे बेटा? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमने लिखा था। इसके बाद आया था x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो वो कौन कौन से पूर्णांक आए थे? 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 1.1 का 5वें का तीसरा, ठीक है भाई। 1.1 आपकी चल रही है और 5वें सवाल का 5वें का तीसरा बेटा। और C से इसे व्यक्त किया गया है समुच्चय को। समुच्चय C आपके सामने दिया हुआ है। x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और x² < 4। ये आपका सवाल है 5वें का तीसरा कि x क्या है? एक पूर्णांक है और x² < 4, ठीक है भाई। जो भी शर्त सवाल में दे रखी है उस शर्त को पढ़ करके, उस शर्त को संतुष्ट करके आपको अवयव लेने हैं। अवयव जो आपको लेने हैं वो इस शर्त को संतुष्ट करने चाहिए। वो अवयव हमारे सूचीबद्ध होंगे, वो अवयव हमारे सारणीबद्ध होंगे, रोस्टर रूप में होंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए आप यहाँ से सबसे पहली बात तो आपकी एक पूर्णांक की है कि आपको क्या लेना है? एक पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक में भी शर्त है। क्या है भाई पूर्णांक में शर्त? x² < 4। आप जो पूर्णांक लेंगे उस पूर्णांक का वर्ग 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। आपको पूर्णांक लेना है लेकिन पूर्णांक में शर्त है कि पूर्णांक का वर्ग 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे पूर्णांक आपको लेने हैं। अब पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, सब प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत की ओर चले जाओ, ऐसे ही माइनस अनंत की ओर आ जाओ, -1, -2, इस तरह से, ठीक है भाई। तो अब हमें इनमें से प्लस के भी लेने हैं और माइनस के पूर्णांक भी लेने हैं, लेकिन शर्त क्या रहेगी हमारी पूर्णांक के अंदर कि पूर्णांक हमारा इस तरह, पूर्णांक का वर्ग कराने पर 4 या 4 से छोटा आना चाहिए। वो पूर्णांक हमें लेने हैं। हम सबसे पहले 0 पे पहुंचते हैं, ठीक है। 0 के दोनों तरफ पूर्णांक हो जाएंगे। सबसे पहले 0 वाले पूर्णांक पे आते हैं तो 0 आ जाएगा क्या इस शर्त में? बिल्कुल आ जाएगा। 0 का वर्ग कराएंगे 0 ही आएगा। 0 4 से छोटा है,
बराबर भी चलेगा, छोटा तो चलेगा ही, बराबर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि चिन्ह लेस देन इक्वल टू का, इसलिए एक तो 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। अगर हम 1 का वर्ग कराएंगे यहां से तो 1 ही आएगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, अर्थात 1 4 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 आएगा। 2 भी यहां से चलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कराएंगे तो वही 4 आएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 4 के बराबर है, या तो बराबर हो या उससे छोटा हो, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 को चेक करें, 3 का स्क्वायर कराते हैं तो 9, 9 4 से छोटा नहीं है साहब, तो 3 नहीं आएगा। आगे कोई भी पूर्णांक नहीं आएगा प्लस का, अब क्योंकि वो 4 से बड़े होते चले जाएंगे वर्ग कराएंगे तो, ठीक है। अब माइनस में आ जाते हैं, -1 बिल्कुल आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 4 के बराबर है। -3 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि -3 का स्क्वायर कराएंगे तो +9 आएगा। अब 9 4 से बड़ा है, ऐसे में सोच जाना कि माइनस की संख्या साहब सभी 4 पे छोटे हो जाएंगी, पर यहाँ माइनस की संख्याओं का वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इसलिए ये नहीं चलेगा। समझ गए आप बात को? चलो तो भैया देखे अपूर्णांक यहाँ से हम इसको रोस्टर रूप में करते हैं। रोस्टर रूप कहो या सूचीबद्ध कहो या सारणीबद्ध कहो, सब एक ही बात होती है बेटा। रोस्टर रूप क्या बनेगा तो इसका, ठीक है, माइनस वाले से शुरू कर दो, इधर से, कहाँ से, -2, -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, यहाँ रोक दो साहब। ये वो पूर्णांक हैं, ये वो अवयव हैं जिनका स्क्वायर करा दूँ तो 4 या 4 से छोटा आता है, ठीक है। तो ये हमारी शर्त थी। ये हमारा कौन सा रूप था? समुच्चय निर्माण रूप। इसका हमने क्या बनाया है? रोस्टर रूप बनाया है, ठीक है बेटा। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ना? चलो ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं, चौथे सवाल को देखते हैं इसके को। हाँ भाई, समुच्चय डी आपके सामने है। x सच दैट x, कॉमा लगा के LOYAL, लॉयल कोई शब्द है आपके सामने, शब्द है का एक अक्षर है, ठीक है भाई। लॉयल शब्द का एक अक्षर है। आपको इस शब्द का समुच्चय बनाना है, लॉयल शब्द का। ऐसे अनेक शब्दों के हम समुच्चय बना चुके हैं, उसी पैटर्न से यहाँ बनाएंगे। जो बच्चा आज ही जुड़ रहा हो क्लास में, एक बार भैया वो पिछले जो पार्ट हैं क्लास के वो ज़रूर देख लें, बिल्कुल ज़रूर देख लें। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, यहाँ तो आपको रोज आएगा, लेकिन एक बार अपनी नॉलेज और बढ़ाएं उन पार्टों को देख करके, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि कैसे शब्द से समुच्चय बनाते हैं। प्रत्येक अक्षर को मंझले कोष्ठक में लिखेंगे, कॉमा लगा करके, अर्धविराम से अलग अलग करके, प्रत्येक अक्षर को कॉमा से अलग अलग करके लिखेंगे, और एक अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अवयवों की, अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बनाते हैं लॉयल शब्द का रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, हाँ भाई, क्या बनेगा? LOYA। L फिर से नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि L पहले ही आ चुका है। हमारा काम पता है क्या है? हम प्रत्येक अक्षर को लिखेंगे कॉमा लगा के,
एक अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये हमारा इस शब्द का समुच्चय बन गया। 5वां नंबर देखेंगे अब आप। ई समुच्चय आपके सामने है। एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है जी। हाँ भाई, समझें आप इस बात को। बिल्कुल ये बात आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। इधर आगे निकल गया क्या भाई, 31 दिन नहीं होते हैं। मंझला कोष्ठक थोड़ा बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा देते हैं, आ गया अंदर। चलो ठीक है, अब सुनिए आप। एक मिनट। हाँ बेटा, तो 31 दिन नहीं होते हैं। ठीक है, किसमें? वर्ष के एक महीने में। वो महीने आपको लेने हैं। फिर से सुनना ध्यान से। एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। हमें वर्ष के महीनों में से वो महीने लेने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, सभी जानते हैं। 12 महीनों में से हमें वो महीने लेने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होने चाहिए, बाकी सारे चलेंगे। जैसे फरवरी 28 29 की होती है, दोनों चलेंगे, और बाकी 30 के तो चलेंगे ही। ठीक है, 31 दिन नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपको ये क्रम पता होगा, इस तरह वाला सभी को है ना, छोटी छोटी क्लासों में सिखा देते हैं टीचर, इसको पता है ना। यहाँ से हम 31-30 को याद रख सकते हैं। फरवरी का सिस्टम तो अलग है। जैसे जनवरी 31, नीचे जब आएगा ना, इस खड्डे में जब आएगा तो यहाँ पर 30 होगा और ऊपर 31 होगा। ठीक है, तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30। इस तरह से आपको क्रम पता होगा। इस क्रम से या फिर आपको डायरेक्ट ही पता होता है ये तो। ठीक है, आप वो महीने ले लें जो 31 दिन के नहीं होते हैं। ठीक है भैया, मैं बना रहा हूँ आपके सामने रोस्टर रूप। ठीक है जी, तो ई समुच्चय क्या बनेगा हमारा, देखो शुरुआत करते हैं। जनवरी तो भैया 31 का ही होता है, तो जो 31 के नहीं होते हैं वो लेने हैं। 31 के होते हैं वो नहीं लेने, जिसमें 31 दिन नहीं होने चाहिए वो लेने। तो कौन कौन से हैं भैया, वो कहाँ से स्टार्ट करोगे? फरवरी से। एक तो फरवरी हो जाएगा आपका, मार्च नहीं चलेगा, अप्रैल। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अप्रैल के बाद मई नहीं चलेगा, जून, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं भैया, ध्यान रखना। क्योंकि देखो
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। ऊपर है ना 31 का क्रम खत्म हो गया, दूसरा हाथ मत लगाना, लगाओगे तो भी ऊपर एक नंबर आएगा, वापिस यहीं आ जाना। ठीक है भाई। अच्छा, कहाँ खत्म हुआ था? जुलाई पे, अगस्त वो 31 का, फिर सितंबर अपना 30 का। ठीक है जी। तो जून हो गया, जुलाई अगस्त दोनों 31 के, उसके बाद सितंबर, ठीक है, अक्टूबर 31 का, फिर नवंबर और फिर दिसंबर 31 का। ठीक है। तो ये हमारे वर्ष के वो महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। ये हमारे वर्ष के वो महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। यही हमसे सवाल पूछ रहा था, इसका हमने रोस्टर रूप बनाया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक का आप नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें यहाँ तक का। हटाता हूँ भाई, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह इस तरह से कर लिया करो या वीडियो को पुश करके, जैसे भी आपकी सुविधा हो जाए। नेक्स्ट देखें बेटा, अब आप एक रह गया इसमें, लास्ट रह गया बेटा आपका 5वें का लास्ट रह गया। ठीक है, छठा देखिए, छठा नंबर और देखिए आप इसका। एफ समुच्चय है आपके सामने, एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, मंझला कोष्टक बंद। ठीक है भाई, शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है ना, वाक्य को पूरे को ढंग से पढ़ना है आपको, एक एक शब्द को। ठीक है भाई। हाँ जी, क्या कह रहा है देखो आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अब आप अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन तो जानते ही होंगे, जानते होंगे ना, स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, इनको हटा दो, बाकी जो बच रहे हैं वो सारे क्या हैं, व्यंजन है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और शर्त क्या है, जो के से पहले आता है। हमें अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन लेने हैं, लेकिन कौन से व्यंजन लेने हैं, जो के से पहले आते हैं। के से जो पहले आते हैं वो वाले व्यंजन हमें यहाँ से लेने हैं, वो हमारे रोस्टर रूप में आएंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ समझे आप ध्यान से, मैं आपको के तक की मीनिंग लिखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और ये के। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पे रुक जाना है बेटा, यहाँ पर रोक देंगे अपने काम को। क्यों? क्योंकि के से पहले की बात कर रहा है, हमें के से पहले के व्यंजन लेने हैं, हमें के से पहले के व्यंजन लेने हैं। तो के से पहले के व्यंजन अब छांट लो भैया इसमें से। ठीक है, स्वरों को हटा देना, ए ई आई, आगे आते और यू, वो पर आए नहीं क्योंकि के से पहले के लेने, तो बच गए
उनको यहाँ लिख देंगे रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप। ठीक है, तो क्या बनेगा रोस्टर रूप में? ए से हट जाएगा भैया, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई हट गया, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई हट गया और जे आ जाएगा जी। खत्म भैया। ये अंग्रेजी वर्णमाला के वो व्यंजन हैं जो के से पहले आते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5वें के 6 सवाल कंप्लीट कर लिए। इन सब में हमें रोस्टर रूप बनाना था, अर्थात सूचीबद्ध करना था। ठीक है भैया, और हमने कौन से रूप को किया है? समुच्चय निर्माण रूप को। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसे एक बार नोट कर लें इस क्वेश्चन को भैया, चलो फटाफट से नोट कर लें। खत्म होने वाली है आपकी 1.1 खत्म होने वाली है। ठीक है, फिर हम इसके उदाहरणों को करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बेटा। छठा सवाल लास्ट है बेटा इसका, आपका 1.1 का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है आपका छठा। क्या लिखा हुआ है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ रोस्टर रूप लिखा हुआ है, एक तरफ समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है, दोनों तरह के रूप लिखे हुए हैं आपके सामने। अब आपको मिलान करना है कि कौन से समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप बनेगा, वो उससे मिलाना है। इस तरह मिलान करना है। ठीक है, सारे मैं आपके सामने लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे आप और मन ही मन सोच लेंगे कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो पहला देखें, छठे का फर्स्ट देखेंगे आप। 1 2 3 6, बहुत अच्छा सवाल है ये। इधर ए दिया, चलो एक इनको लिख देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, 2 3, थर्ड, MATHEICS, MATHEICS। 4 नंबर, 1 3 5 7 9। ठीक है जी। अब इधर से देखो, A X such that X एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, मंजिला कोष्टक बंद। B X such that X संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है जी। अगला सी समुच्चय, थोड़ा सा गैप देना, इसमें अलग अलग दिखने चाहिए, है ना। हाँ, X सच दैट X एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और
6 की भाजक है। D X such that X, कॉमा लगा के मैथमेटिक्स MATHEMATICS, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। मंझला कोष्टक बनना। ठीक है जी, ये आपके सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है भैया, आपको एक तरफ रोस्टर रूप दिया है, एक तरफ समुच्चय निर्माण रूप दिया है। अब आपको रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप का मिलान कराना है कि कौन से समुच्चय निर्माण रूप का कौन सा रोस्टर रूप सही है। ठीक है, ऐसे मिलान कराना है आपको। चलो देखें, 4 हो गए आपके रोस्टर रूप, 4 हो गए आपके समुच्चय निर्माण रूप। अब इनका मिलान कराते हैं भैया, एक एक को समझो आप ध्यान से। ठीक है, हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए आपकी यहाँ पर। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। हमें अभाज्य संख्या लेनी है और अभाज्य संख्या भी कैसी होनी चाहिए, उनका भाग 6 में चला जाना चाहिए। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी, 2 से। 2, 3, 5, 7 इस तरह चलती है, लेकिन हमें वो लेनी है कि जिनका भाग 6 में चला जाता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 के बाद 3 आ जाएगी, उसके बाद नहीं आएगी कोई भी, 2 और 3 आएगी। तो 2 और 3 कौन से में है, यहाँ से छांट लें, ये रहा। इसका मतलब ये इससे मिलेगा, ये इसका मिलान हो गया साहब। दूसरा किससे मिल जाएगा, ए से मिल जाएगा। ठीक है, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। 10 से तो कम होनी चाहिए और विषम प्राकृत होनी चाहिए। तो पहले देखो आप, विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। लेकिन हमें कौन सी लेनी है, विषम के साथ साथ 10 से छोटी और लेनी है, 10 से कम लेनी है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। कहाँ है भैया ये रही, 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये किससे मिलेगा जी, बी से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, बी से मिल जाएगा। हाँ जी, इसको इधर लाके ऐसे मिला दूं मैं, इधर सीधा चल जाता, बीच में कट है जाता है ना। अब देखो भैया, एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। अब सिर्फ प्राकृत होनी चाहिए, सिर्फ प्राकृत होनी चाहिए, उसका भाग 6 में चला जाना चाहिए। कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब हैं। एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। 1, 2, 3, 4 और 5 ना आए, क्यों, भाग ना जाए करे कौन में, 6 में। ठीक है, तो 1 से शुरू कर दो, 1 से शुरू कर दो, भाग जा रहा है 6 में। 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 नहीं जा रहा, पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए, 5 नहीं जा रहा, 6 जा रहा है। तो भैया इसका ऑप्शन आपका यहां मिल जाएगा साहब। ठीक है, बचा क्या आपका, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ये बन ही रहा है आपके सामने। तो अब ये तो खेल सा बिगड़ गया, ये काटा फांसी सी हैगी है ना। आपको ऐसे लिखना है नीचे आंसर शीट में, सॉल्यूशन ऐसे लिखना है कि पहले का उत्तर क्या है साहब, पहले का उत्तर क्या है साहब, पहले का मिलान किसके साथ हुआ है साहब, आपका 1, 2, 3, 6 का मिलान किसके साथ हुआ है साहब, सी के साथ। पहले का उत्तर सी। आपके दूसरे का मिलान किसके साथ हुआ है साहब, ए के साथ। ठीक है,
ये इस तरह लिख दें, चाहे कैसे लिख दें उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे का मिलान किससे हुआ है भाई? डी से। और आपके चौथे वाले का मिलान किसके साथ हुआ है भाई? 1 3 5 7 9 का बी के साथ। ये आपका मिलान वाला सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको चयन करना था कि समुच्चय निर्माण रूप से इधर रोस्टर रूप कौन सा है। तो इस सवाल को देने का तात्पर्य क्या है किताब वाले का, कि आप एक बार और समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप पढ़ लें। यही मतलब है इसका। दोनों ही तरह के रूप लिखे हुए हैं इधर, ये रोस्टर रूप और ये समुच्चय निर्माण रूप। एक बार और आपने सीखा कि समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप कैसे होता है। ठीक है, आपने ये पढ़े और इधर से चयन कर लिया। ठीक है भैया, तो एक बार और आपने सीखा है, फिर से बता रहा हूँ क्या सीखा है, कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप किस तरह के होते हैं। तो ये हमारी 1.1 बिल्कुल समाप्त हो जाती है। सारे सवाल मैंने आपको करा दिए क्रम से। अब हम इसके उदाहरणों को निकाल लेते हैं। एक एक उदाहरण भी आप इसी क्रम से करेंगे जैसे आपने सवाल करे हैं। पूरी किताब ही इस क्रम से करेंगे जैसे आप 1.1 कर रहे हैं। पूरी किताब इस क्रम से करेंगे। ठीक है बेटा, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब उदाहरण देखते हैं इसके। फटाफट से ये आप नोट कर लें एक बार। हो गया होगा? हाँ, बता रखा है मैंने आपको कैसे नोट करना है। या तो स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से 3 उंगलियां खींच के, कोई के में ऐसा आ रहा हो तो सबके मोबाइल में अलग अलग सिस्टम होता है स्क्रीनशॉट लेने का, है ना। और ना लियो जा रहा हो स्क्रीनशॉट तो वीडियो को ऐसे पुश कर देना, वहीं रुक जाएगी, आप इसको लिख लेना। ठीक है भाई, चलो जी। किताब प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए बेटा, है ना। उदाहरण नंबर फर्स्ट। हाँ भाई, पहला उदाहरण आपका समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। समीकरण भी आ जाता है, उसका भी आपको हल समुच्चय लिखना है रोस्टर रूप में ऐसे। उदाहरण नंबर 1। ठीक है भाई, एग्जाम्पल 1 दे रखा है कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। आपको इसका हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। हल समुच्चय का मतलब है कि इसको हल करके जो अवयव आ रहे हैं उनको एक समुच्चय में लिखो और वो रोस्टर रूप बन जाएगा फिर। ठीक है जी, तो हम इसे हल करते हैं। हल करना कोई नई बात नहीं है, 10वीं के स्तर की बात है समीकरण को हल करना। ऐसे समीकरण खूब उड़ाए तुमने, उड़ाए ना, बिल्कुल 10वीं में ये उड़ा के आए हो तुम। अब 11वीं में ना उड़ा पाएंगे तो बहुत गलत बात है जाएगी भैया। ठीक है, बिल्कुल इसे उड़ा देंगे, अर्थात इसके गुणनखंड कर देंगे, अर्थात इस समीकरण को हम हल कर देंगे। कैसा समीकरण मैं आपसे नाम पूछूं? ये द्विघात समीकरण। सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? 2, तो ये द्विघात हो गया। 3 घात और होती तो ये त्रिघात हो जाता। सबसे बड़ी घात देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है। इसका मतलब इस समीकरण के 2 मूल आएंगे, 2 हल आएंगे समुच्चय के अंदर, 2 अवयव आएंगे मतलब। ठीक है, हल करते हैं, देखो इसे। तो x² + x - 2 = 0। गुणनखंड करना शुरू कर दो। गुणनखंड सभी जानते हैं कैसे करते हैं, एक बार और देख लें। ठीक है, पहली संख्या का गुना इससे कराते हैं, पहली संख्या का गुना इससे कराते हैं, -2x² आ जाएगा, बीच में प्लस का x है,
बीच में प्लस का x है, गुणनखंड करना एक बार और बता रहा हूँ, पहली का गुना तीसरी से कराएंगे, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, बीच वाली को इसी के नीचे उतार दो। अब आपको दो संख्याओं का चयन करना है। कैसे? गुना कराने पर तो ये आनी चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये आनी चाहिए। ऐसी दो संख्याओं का चयन कराना है आपको। आप x को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप तो अंक ढूंढने लग जाओ कि आपको दो अंक ढूंढने। कैसे? कि दोनों अंकन ने गुना करा दें तो -2 आ जाए और जोड़ दें तो 1 आ जाए प्लस को, 1x मतलब 1 आ जाए, x लगा देंगे फिर उसमें। तो ऐसे अंक कौन कौन है? 2 और 1। अगर 2 को गुना 1 से करा दें तो 2 आ जाए और 2 में से 1 घटा दें तो 1 आ जाए। अब बात है कि या माइनस को 2 आना चाहिए या प्लस को आना चाहिए, तो फिर एक प्लस का ले लो और एक माइनस का। 2 तो प्लस का ले लो, 1 माइनस का ले लो। गुना कराएंगे तो माइनस, जोड़ेंगे तो 2 प्लस का और 1 माइनस का, तो प्लस का 1 बच जाएगा आपके सामने। तो इसके गुणनखंड करा रहे हैं तो टुकड़े क्या हुए, खंड क्या हुए इसके पता है आपको। एक तो 2x हो जाएगा और एक माइनस को x आ जाएगा, ये इसके टुकड़े हो जाएंगे भैया। एक बार और बताया है कैसे गुणनखंड कराते हैं, ये काम नहीं था अपना, पर फिर भी आपको बताया है। क्या पता कोरोना है, पास होके आ गए, हमारे पास गुणनखंड ही नहीं पता हो। ठीक है, थोड़ा सा बताया मैंने, ज़्यादा कोई विस्तार से नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये खंड हो गए भैया अपने। तो इनने गुना कराइयो एक बार, माइनस को 2x स्क्वायर आ जाएगा, इनने जोड़ियो एक बार, प्लस को x आ जाएगा। तो अब इसको लिख दो यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, घटाएंगे तो वही प्लस का x आएगा, गुना कराएंगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। बीच वाली संख्या की जगह लिखते हैं जो खंड आए हैं उनको। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ये खंड आगे पीछे लिखान आ जाए तो कोई परेशानी ना आए। -x पहले लिखान आ जाए, प्लस 2x बाद में आ जाए, कोई परेशानी ना आए इसकी। ठीक है भैया, अब यहाँ में से कॉमन लेवे लग जाओ, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, x आ जाएगा, x का भाग लगाएंगे दोनों में, x बचेगा, इधर +2 बचेगा, इधर से माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है भैया, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x और 2 में तो कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक तो सब में होता है, ये तो सब में से कॉमन आता है, तो एक कॉमन आ जाएगा। माइनस का लो पर एक कॉमन, प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि माइनस का एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बचेगा जी, बराबर 0। ये दोनों कोष्टक में जो आ रहे हैं एक जैसे आने चाहिए। अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं ये कोष्टक में जो आ रहे हैं आपके एक जैसे नहीं है तो आप गुणनखंड गलत कर रहे हैं। एक बार और चेक कर लें सवाल आगे करने से पहले, आगे बिल्कुल ना जाएं क्योंकि अपनी गलती हो चुकी है अगर यह लगा रहे हैं तो। ठीक है, एक जैसे आ रहे हैं मतलब हमारा सही चल रहा है। ठीक है जी, हाँ, जैसे ही कॉमन लेवे को भाग लगावे करें तुरंत, जैसे यहाँ लगाया था, यहाँ से कॉमन लेते ही यहाँ भाग लगाया था। ठीक है, एक जैसे मतलब गुणनखंड सही चल रहे हैं। फिर एक बार कॉमन निकालो, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, फिर x + 2 क्या बचेगा, तो फिर कोष्टक में ये कट जाएगा तो x बचेगा, ये कट जाएगा तो -1 बचेगा, बराबर चल ही रहा है 0। दोनों को अलग अलग कर दो 0 के बराबर, x + 2 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -2। तो अपने पास x के 2 मान आए, -2 और +1। इसका मतलब इस समीकरण के 2 हल हैं। कौन कौन से, -2 और +1, ये दोनों इसी समीकरण के हल हैं। तो हमारे हल समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे, -2 और +1। तो हम यहाँ से लिख देंगे हल समुच्चय क्या होगा भाई, हल समुच्चय -2 और 1। क्रम आगे पीछे हो जाए कोई परेशानी नहीं है, 1 -2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, अवयवों का कोई क्रम नहीं होता है, अवयवों के क्रम का समुच्चय में कोई महत्व नहीं होता है। आगे पीछे कैसे भी लिख दो, कोई परेशानी ना है। ठीक है भैया,
तो ये हमारे एग्जाम्पल 1 का हल आ चुका है और ये हमने रोस्टर रूप में लिखा है। देख लो ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। हल समुच्चय ऐसे लिख दो, चलो फिर हल समुच्चय रोस्टर रूप में, ठीक है भाई, हल समुच्चय रोस्टर रूप में क्या है जी, -2 1। अब आप इसे नोट कर लें, उतार लें भाई। एग्जाम्पल 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल कराते हैं फिर। बिल्कुल हो गया होगा जी, नोट करने का तरीका आपको पता ही है। हाँ भाई, एग्जाम्पल 2 समुच्चय x such that x एक धन पूर्णांक है और x² < 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको ये कौन से रूप में लिखना है जी, कौन से रूप में लिखना है भैया, ये आपको रोस्टर रूप में। कौन से में बेटा, रोस्टर रूप में लिखना है। भैया ये कौन से रूप में लिखा हुआ है, आपसे पूछ लिया जाए, ये कौन से रूप में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। शर्त को ध्यान से पढ़ लें बस, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। एक धन पूर्णांक है, मतलब धनात्मक पूर्णांक तो आपको लेने हैं, धनात्मक पूर्णांक तो आपको लेने हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है ना, एक बार और कंफर्म कर लें, धनात्मक ही लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक धनात्मक पूर्णांक है, शर्त और है यहाँ फिर, x² < 40। आपको ऐसे धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनका वर्ग कराने पर 40 से छोटा आता है। आपको ऐसे धनात्मक पूर्णांक लेने हैं जिनका वर्ग कराने पर 40 से छोटा आता है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। धनात्मक पूर्णांकों की वर्ग 40 से छोटा आना चाहिए, वर्ग 40 से छोटा आना चाहिए। हम मान लो 7 रख दें, 7 का वर्ग 49 40 से छोटा नहीं है, तो 7 आपका पूर्णांक यहाँ पर नहीं चलेगा। 7 से छोटे पे आ जाएं, फिर जब 7 ही नहीं चलेगा तो 7 से बड़े का तो कोई मतलब ही नहीं है, और माइनस तो देखना ही नहीं है। 7 से छोटा 6, हम 6 का वर्ग करा देते हैं, 36 आएगा। 40 से छोटा है, 6 चल जाएगा। 5 का स्क्वायर करा दो, 25 आएगा। 40 से छोटा है, बिल्कुल चल जाएगा। 4 का स्क्वायर करा दो, 16 आएगा। 40 से छोटा है, बिल्कुल चलेगा। 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये वो पूर्णांक बोले हैं मैंने जो धनात्मक हैं और जिनका वर्ग करा दूं तो 40 से छोटे आ जाते हैं। मुझे पता है आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, मुझे बिल्कुल पता है आपके मन में क्या चल रहा है। बताऊं, झूठ मत बोलना। आपके मन में ये चल रहा है गुरुजी 0 न आएगो कि
हैं? एक पे रुक गए गुरुजी आते आते, जीरो पे ना आए। जीरो को स्क्वायर भी तो जीरो, और जीरो भी तो 40 से छोटा है। जीरो कोई पूर्णांक ना है गुरुजी। बिल्कुल है भाई, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं जीरो को यहाँ शामिल नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों नहीं करूँगा साहब? जीरो एक ऐसा बिंदु है जो संख्या रेखा पर संख्याओं को देखने के लिए काम में लिया जाता है। जीरो धनात्मक ऋणात्मक लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति आ जाए आपके सामने कि धनात्मक पूर्णांकों की, तो धनात्मक पूर्णांक आप 1 से ही प्रारंभ कर दें। कहाँ से प्रारंभ कर दें? 1 से ही प्रारंभ कर दें। भाई जीरो और 1 के बीच के तो पूर्णांक रहवा ही ना करें, क्योंकि पॉइंटों में जो होते नहीं है पूर्णांक, जीरो के बाद डायरेक्ट ही पूर्णांक 1 आता है। तो जीरो पूर्णांकों को देखने के लिए काम में लेता, सेंटर बिंदु होता है। इधर और इधर जाने के लिए कोई बिंदु तो होना चाहिए हमारे पास। तो जीरो वो वाला बिंदु है हमारे पास। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप बात को? अगर हम पीछे से चले आ रहे हैं, हम मान लो -2 से आ रहे हैं, -2 -1, फिर तो जीरो आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पीछे से चले आ रहे हैं, जीरो बीच में आ रहा है। मैं आपको वो स्थिति बता रहा हूँ धनात्मक वाली। ऐसी स्थिति में आप जीरो को शामिल नहीं करें, और कर लें तो भी ऐसी कोई आफत नहीं है। कहीं आप सोच रहे हैं साहब कर लेंगे तब कहा जा, कुछ ना फर्क पड़ रहा। हाँ, बहुत से बात घुमा देंगे। हाँ ठीक है, ऐसे हो कुछ ना है हमें। जीरो एक सेंटर बिंदु होता है जो संख्या रेखा को देखने के लिए बताया जाता है कि यहाँ से भाई प्लस अनंत, यहाँ से भाई माइनस अनंत, भाई यहाँ से धनात्मक, भाई यहाँ से ऋणात्मक, ऐसा बताया जाता है। तो भाई जीरो से इधर धनात्मक, तो भैया कौन सा धनात्मक? 1 2 3 4 5। भाई जीरो से इधर ऋणात्मक, कौन सा ऋणात्मक? -1 -2 -, ऐसा होता है जीरो। ठीक है, तो उसको आप यहाँ सम्मिलित नहीं करेंगे। तो बताइए कौन कौन से आ जाएंगे साहब? हम इसका रोस्टर रूप लिखते हैं। रोस्टर रूप, तो देखें आप इसके रोस्टर रूप में कौन कौन से अवयव आने वाले हैं। अब धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, और प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग, ये रहा, प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग 40 से छोटा आना चाहिए। वो कौन कौन से पूर्णांक हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये वो पूर्णांक हैं, ये वो पूर्णांक हैं आपके सामने जो 40 से छोटे हैं। वर्ग कराने पर 40 से छोटे तो बहुत सारे पूर्णांक आएंगे। ये वो पूर्णांक हैं जिनका वर्ग करा देते हैं तो 40 से छोटा आ जाता है। समझ गए आप बात को? जीरो पे कंफ्यूज मत होना। जीरो तो बताने के लिए काम में लिया जाएगा कि जीरो से इधर चले जाओ बेटा धनात्मक, जीरो से इधर चले जाओ ऋणात्मक, इसलिए काम में लिया जाता है वो तो। ठीक है, इसलिए हम जीरो को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। अब एग्जाम्पल 3 ये आपका कंप्लीट हो चुका है भैया, है ना। तीसरा उदाहरण देखेंगे आप। समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर 1 4 9 16 25 ... और भी कुछ है क्या? को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसे क्या करना है हमें? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ऐसा एक सवाल आप कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 में ऐसा एक सवाल आप कर चुके हैं 1 4 9, और वो पर आपने रोक लिया था 100 पर, हैं? ऐसा था शायद। चलो उसे छोड़ें, अब आप इसे देखें। एग्जाम्पल 3 को देखें। आपको कोई समुच्चय दिया हुआ है 1 4 9 16 25 ... अब आपको इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाना है। कौन सा रूप बनाना है जी? समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप बनाने के लिए अवयवों में आपको कोई विशिष्ट संबंध देखना पड़ेगा
कि अवयवों में क्या संबंध बन रहा है एक दूसरे में, भैया क्या संबंध है इनके अंदर कि जिसको हम लिख सकें समुच्चय निर्माण रूप में। देखो एक बार ढंग से पता लग गया होगा आपको, बहुत होशियार हो चुके हैं आप अब पढ़ पढ़ करके हैं। देखो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो फिर आगे 6 का वर्ग आएगा, फिर आगे 7 का वर्ग आएगा, डॉट डॉट इसी तरह चलता रहेगा। तो फिर 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये 1 2 3 4 5 क्या है साहब? प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा? ये प्राकृत संख्याएं। तो इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक प्राकृत संख्या का वर्ग। कैसे बोल सकता हूं? एक प्राकृत संख्या का वर्ग। तो यहां से समुच्चय निर्माण रूप आ जाएगा, समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग। ठीक है और लगा दे तो कोई आफत ना यारी। ठीक है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। x कौन है? x कौन है? एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो एक प्राकृत संख्या का वर्ग क्या होगा? 1 से शुरू कर दो, 1 होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 9 होगा, फिर 16 होगा, फिर 25 होगा, फिर 36 होगा, फिर 49 होगा। इस तरह डॉट डॉट चलता रहेगा। ठीक है जी, प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं ये। एक आप इसे बीजगणित के तरीके से भी बता सकते हैं अथवा करके दूसरा तरीका और देख लें इसका लिखने का। a बराबर एक्स सच दैट एक्स। दूसरा तरीका और देख लें इसे लिखने का, क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। किसका वर्ग है? ये प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो मैं ऐसे लिख दूं x बराबर n स्क्वायर, और ये n कहाँ बिलोंग्स करा दूं मैं? कैपिटल N। कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्या। इस n की जगह प्रत्येक प्राकृत संख्या आएगी, n बिलोंग्स टू n। चाहे हिंदी में लिख दो या कि n एक प्राकृत संख्या है, या ना लिखो चाहो तो हिंदी में लिख दो n एक प्राकृत संख्या है, स्मॉल n। ठीक है, तो प्राकृत संख्या है तो जमा के देखियो एक बार। 1 जमाओ, 1 को स्क्वायर 1, 2 जमाओ, 2 को स्क्वायर 4, 3 जमाओ, 3 को स्क्वायर 9, 4 जमाओ, 4 को स्क्वायर 16, 5 जमाओ, 5 को स्क्वायर 25। इस तरह ये चलता रहेगा भैया। तो ये 2 तरह से आप इसे बता सकते हैं। ये दोनों कौन से रूप हैं? समुच्चय निर्माण रूप। ऐसे हमने एक्सरसाइज में भी काफ़ी बार किया है। एक क्वेश्चन हमने इसी तरह से किया था बीजगणित के तरीके से, बिल्कुल वहाँ पर हमें रोस्टर रूप दिया हुआ था इसी तरह से, और हमने समुच्चय निर्माण रूप बनाए थे। ऐसे हमने 3-4 सवाल किए थे ना भाई। तो भाषा में आ जाए तो भाषा में भी लिख दो, भाषा याद ना आ रही तो ऐसे लिख दो। कोई सा भी एक तरीका आप इसके लिए करा सकते हैं, दोनों ही सही हैं आपके लिए। जो आपको समय पे याद आ जाता है वो तरीका आप यहाँ से काम में ले सकते हैं। ठीक है भैया, तो हमारे कितने एग्जाम्पल हो गए? 1.1 के 3 एग्जाम्पल हो गए। जल्दी से आप इन्हें नोट कर लें भाई, तीनों एग्जाम्पलों को। जल्दी से आप तीनों एग्जाम्पलों को नोट कर लें। हाँ ठीक है, कर चुके होंगे, जैसे मैंने आपको बता रखा है नोट करने का तरीका, कर चुके होंगे। चलो तो फिर ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। इतना ही हमारी क्लास में रहेगा आज एग्जाम्पल 3 तक। यहाँ से आगे के जो एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिर वो एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट आप इतने अच्छे ढंग से पढ़ो कि एक्सरसाइज के सवाल करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आए आपको। ठीक है भाई, चलो तो फिर आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।